नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ और आज बात करेंगे एक बेहद खास मसले के बारे में। छात्रों में तनाव लगातार बढ़ रहा है और ये किसी से छिपा नहीं है। बात सिर्फ कोटा में छात्रों के सुसाइड की नहीं है, बल्कि 7वीं 8वीं से बच्चों को आईआईटी मेडिकल की तैयारी में झोंक देने की भी है। जो बच्चा अभी तक ठीक से चीजें नहीं समझ पाता है, वो कोचिंग क्लास के लिए वक्त निकालने लगता है। ऐसा लगता है कि मानो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने तो कुछ नहीं बन पाएंगे। कई अभिभावकों की इस सोच ने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। हम सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये सच है। आखिर क्यों अपनी क्लास छोड़कर बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए अपने घर से दूर दूसरे शहरों में भटकते हैं? क्या कोटा में अपनी जान देने वाले छात्र उस शहर के हैं? ये वो बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से दूर रहते हैं। सुबह से शाम तक कोचिंग क्लास में निकल जाता है। ये दबाव रहता है कि माँ बाप त्याग कर उन्हें पढ़ा रहे हैं और ये तनाव कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जरूरी तो नहीं कि हर किसी को मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी समझ में आ ही जाए। उसका इंटरेस्ट कुछ और भी हो सकता है। क्या ज्यादातर अभिभावक ये अपने बच्चों से पूछते हैं? उन्हें पूछना चाहिए कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं, क्या भविष्य में करना चाहते हैं। आईआईटी नीट के आगे भी दुनिया है और वो दुनिया भी उतनी ही बेहतर है। वहां भी लोग नाम, पैसा सब कुछ कमा रहे हैं। आप सोचिए, कोटा में पंखे बदले जा रहे हैं कि छात्र जान न दें। पंखे में स्प्रिंग से ज्यादा जरूरी है कि अभिभावक अपने विचारों में लचीलापन लाएं और शिक्षक जो है वो मदद करें। इस ख्यालात से बाहर निकलना चाहिए जिसमें बच्चों का भविष्य दूसरे लोग तय करते हैं, अभिभावक तय करते हैं। उन्हें खुद तय करने दें। उन्हें भरोसा देते रहें कि क्या होगा अगर परीक्षा पास नहीं की तो। उन्हें बताइए कि आप उनसे प्यार करते हैं, उनके रिजल्ट से नहीं। आप सोचिए कि छात्रों की आत्महत्या का मामला कितना बड़ा हो गया है कि कोटा में छात्रों की आत्महत्या के मामले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री को दखल देना पड़ा है। कोचिंग संचालकों के साथ बैठक कर उन्होंने एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। ये कमेटी 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार छात्रों की आत्महत्या रोकने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसा लग रहा है मानो कि आईआईटी भगवान हो गया है। आपको मैं कहना चाहूंगा, आपकी अध्यक्षता के अंदर ही एक कमेटी बने, स्टेक होल्डर सब हो, पेरेंट्स भी हो और आपके ये संस्थाओं के जो प्रबंधक है, इनमें ले लीजिए आप जिनकी रुचि हो अच्छी सलाह देने की। और सब कमेटी में नहीं आए तो उनको कह दीजिए, लिख के दे दीजिए आप लोग। तो सबको इन्वॉल्वमेंट आप करो, सब स्टेक होल्डर का। और अगले इसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं, आपको 15 दिन में रिपोर्ट देनी चाहिए, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। इस साल कोटा में आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले 20 छात्र अपनी जान दे चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये जो सिस्टम बनाया है उसे सुधारने का वक्त आ गया है। छात्रों से ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई नहीं करना चाहते तो अभिभावकों से बताइए, चुप रहकर उनकी बात मत मानिए। इस समस्या पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान जुड़ रहे हैं और ये जो मेहमान हैं वो बताएंगे कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, किस तरह से जो इस तरह के हादसे हो रहे हैं उनको हम रोक सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर समीर पारिक हैं, वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं, चेयरमैन हैं फोर्टिस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के। और हमारे साथ डॉक्टर लतिका गुप्ता हैं, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सबसे पहले मैं डॉक्टर लतिका गुप्ता आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी फ्रेशर्स भी आ रहे हैं डीयू में, कम से कम हम देख रहे हैं उनके ऊपर भी दबाव रहता है। हमने एक ही नहीं, एक से कई ज़्यादा इंसिडेंट्स रैगिंग के भी देखे जिसमें छात्रों ने अपनी जान दे दी है, ऐसा बताया जा रहा है। और कोटा का मामला हम सबके सामने है। जो आप बच्चों को देख रही हैं, जो अभी आ रहे हैं या फिर जो समझ रही हैं, इन सबको देख के आपको लगता है कि ये तनाव जो है वो हद से बाहर हो गया है और बच्चे जो हैं उसको अब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, बात तो है ये कि तनाव काफी बढ़ गया है। और आप मैं सुन रही थी आपका वक्तव्य कि आप कोटा के कोचिंग सेंटर्स की चिंता कर रही थी। दिल्ली में भी शेख सराय, बेर सराय और मुखर्जी नगर कई इलाके हैं जो सिर्फ कोचिंग के लिए मशहूर हैं। अब मुझे लगता है कि अभिभावकों से और बच्चों के ऊपर डाल के सोचने की जगह हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि ये कोटा और ये मुखर्जी नगर खड़े ही क्यों हुए। ये तो जाहिर है कि माता पिता ने खड़े नहीं किए। हमारी शिक्षा व्यवस्था इस तरह प्रतियोगिता
उन्मुखी रही है। और पिछले 10 सालों में तो कंप्यूटर लगाव प्रेम जो बढ़ा, उसने ये MCQ बेस्ड टेस्टिंग को इतना ज्यादा बढ़ाया है, जो एक महासागर है। और उसकी जितनी तैयारी करी जाए, दरअसल वो कम है। मैं आपको अभी 2 पन्ने काफी पढ़ने ये को बहुत दूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है, इस पर हम आगे बात करेंगे, देखेंगे कि दुनिया से हम क्या सबक सीख सकते हैं। लेकिन पहले डॉक्टर समीर पारिक के पास मैं जाना चाहूंगी एक छोटे से कमेंट के लिए। डॉक्टर पारिक, ये तनाव जो है वो इतना वाइड स्प्रेड है कि अब आपके पास जो आ रहे होंगे वो सिर्फ इसलिए आ रहे होंगे, बहुत कम नंबर्स में भी शायद आ रहे होंगे जिनको ये समझ में आ रहा है, जो एड्रेस करना चाहते हैं इस मसले को, लेकिन इतना ज्यादा है कि एक तरह से पैंडेमिक बन गया है। देखिए, बहुत सारे पहलू हैं और हमें इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। पहली बात जो हमें शुरू से ही बात कर लेनी चाहिए, सुसाइड प्रिवेंटेबल है। जब भी हम सुसाइड की बात करें, हमें प्रिवेंशन वर्ड साथ में जोड़ना है। एक प्रिवेंटेबल कॉज से हम एक युवा को लूज करें, इससे बड़ा फेलियर हमारे समाज का कलेक्टिव रूप में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हम क्लिनिशियंस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे पेरेंट्स हो, इससे बड़ा फेलियर कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, स्ट्रेस एक रियलिटी है। ये स्कूली बच्चों से शुरू हो रहा है, कॉलेज के बच्चों में हो रहा है, यंग लोग जो काम करते हैं उनमें भी हो रहा है। हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हम उससे स्विच ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमें करना है उसकी भी हमारे पास बहुत सी एस्पेक्ट्स हैं जो हम कर सकते हैं, जो मुझे लगता है करने मुमकिन है और आसान है। पर कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि ब्लेम किसका ज्यादा है। किसी का भी ज्यादा कम का ब्लेम का कॉन्सेप्ट यहाँ है नहीं। मतलब ये कोई जगह नहीं है हम ये डिसाइड करें कि 20% बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, 10% बिकॉज ऑफ मीडिया, 50% बिकॉज ऑफ दिस, 30% बिकॉज ऑफ स्कूल, 20% बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। सुसाइड इज प्रिवेंटेबल, स्ट्रेस कोपिंग इज पॉसिबल। और आज डिजिटल माध्यम से हम चाहें तो कितनी मदद भी कर सकते हैं। हमें बहुत सीरियस होने की जरूरत है। हर थोड़े महीनों या हफ्तों में हम इसी मोड़ पे वापस आते हैं जहां पे हम किसी युवा को खोने के बाद यही चर्चा वापस करते हैं। मैं 25 साल से मनोविज्ञान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हर बार जब इस तरह से हम किसी को खोते हैं तब ये चर्चा होती है, लेकिन इस पे एक कंसिस्टेंट नजर रखनी चाहिए। और डॉक्टर गुप्ता ने जो यहाँ पर बताया कि एक सिस्टम, ये कैसे ये कोचिंग सेंटर्स क्यों खड़े हुए, एक बड़ी चीज है कि हमें बाकी दुनिया से सबक लेनी चाहिए। क्या सबक हम ले सकते हैं? जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम कैसे बदलें कि ये स्ट्रेस रूट से, जड़ से खत्म हो। फिनलैंड की बात करते हैं। फिनलैंड में क्या सिस्टम है? दुनिया की बेहतरीन शिक्षा प्रणालियों में से एक फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली मानी जाती है। 100% सरकार की फंडिंग है। अमेरिका से प्रति छात्र 30% कम खर्च में यहां पढ़ता है। क्या होता है यहां पर? 7 साल की उम्र से औपचारिक शिक्षा शुरू होती है, जो कि बाकी जगहों पे अधिकतर 4 या 5 वर्ष, या यहाँ तो हम ये भी देख रहे हैं कि 3 साल के बच्चे जो हैं वो तैयारी शुरू कर देते हैं। ये यहाँ पर नहीं होता है। 7 साल से शुरू होती है औपचारिक शिक्षा। किशोरावस्था तक कोई होमवर्क नहीं मिलता है, यानी होमवर्क का कोई स्ट्रेस नहीं। पहले 6 साल तक कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई क्विज नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई कंपलसरी कुछ भी नहीं। प्रतिस्पर्धा मुक्त माहौल है, यानी कंपटीशन नहीं है। अगर टेस्ट नहीं है तो कंपटीशन नहीं है। सीखने पर जोर होता है, पास होने पर नहीं। ये नहीं है कि 33% आ गए, पास हो गए और उतना जरूरी है, ये नहीं है। आप सीखें। 16 साल की उम्र में इकलौती अनिवार्य परीक्षा होती है। हर क्षमता के छात्र एक ही कक्षा में होते हैं और इसका जो असर है वो ये है कि दोनों में अंतर कम होता है। जो कम प्रतिभावान है वो ज्यादा सीखते हैं दूसरे छात्रों के साथ रहकर। ज्यादा प्रतिभावान और कम प्रतिभावान छात्रों का अंतर यहाँ पर सबसे कम है। विज्ञान की कक्षा 16 छात्रों तक सीमित है। अगर साइंस की क्लासेस हैं तो उसमें सिर्फ 16 बच्चे होते हैं। सबको प्रयोग करने का मौका मिलता है। और आपको बता दें कि कॉलेज जाने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर यूरोप में सबसे ज्यादा है। 66%, 66% यहाँ पर है। चलिए यूके और कनाडा की हम बात करते हैं। वहां पर क्या अलग है और उस सिस्टम से हम क्या सीख सकते हैं? स्कूलों की देरी से शुरुआत, ताकि छात्र देर तक सो सके। देर से स्कूल लगने से किशोर जो हैं वो ज्यादा चौकस रहते हैं। ये एक स्टडी के मुताबिक पता चला और उसके बाद ये सुधार किया गया। ये 25 मिनट की देरी से बहुत फायदा हुआ, क्योंकि छात्र ज्यादा ध्यान लगा सकते हैं। समय पर स्कूल पहुंचने में भी इजाफा हुआ, जो पहले लेट कमर्स काफी होते थे।
स्कूल से नागे में 1/3 की कमी आई, यानी एब्सेंट बच्चे कम करने लगे। अब नीदरलैंड्स की बात हम करते हैं, वहां पर क्या अलग है? टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वहां पर होता है। O4NT या नए दौर की शिक्षा इसको कहते हैं। आईपैड स्कूल या स्टीव जॉब्स स्कूल इसको कहते हैं। किताबों और ब्लैक बोर्ड की जगह आईपैड और एप्स यहां पर ले चुकी हैं। आज की दुनिया के हिसाब से ये मुनासिब वहां पर समझा जाता है। आईपैड पर हर छात्र को उसके हिसाब से शिक्षा मिलती है। छात्र उम्र के हिसाब से 2 समूह में बांटे गए। ये नहीं कि एक क्लास है 1 2 उसके बाद 12 तक है। 4 से 7 साल और 8 से 12 साल के 2 समूह हैं। साल भर 24 घंटे पढ़ाई हो सकती है। समय की बंदिश यहां पर नहीं है, छुट्टियों में भी पढ़ाई हो सकती है। तो ये एक बेहद अहम फैक्टर है। अब यूके के स्टूडियो स्कूल की आपको बात बताते हैं। सरकार से इसको पूरी फंडिंग है। कौशल सीखने, रचनात्मकता पर जोर है। कक्षा में बैठकर टीचर पाठ नहीं पढ़ाते। दफ्तरों की तरह का माहौल है। 9 से 5 तक खुला रहता है। स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी इसे मानी जाती है। एक और है जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, इसको बेयरफुट कॉलेज कहते हैं। कम विकसित देशों के गरीब ग्रामीणों के लिए ये है। शाम को कक्षाएं होती हैं ताकि दिन में काम कर सके। स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान से शिक्षा मिलती है। साक्षरता शिक्षा का महज एक पहलू माना जाता है। तो ये सभी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर लतिका गुप्ता, आपके पास हम आना चाहेंगे। ये जो अलग अलग देशों के सिस्टम्स हैं, इसमें से हम ऐसा क्या सिस्टम अपने यहाँ लागू कर सकते हैं जिससे जो छात्र हैं, इस एज ग्रुप के जो छात्र हैं, खासकर प्री टीन्स और टीनेजर्स जो हैं, वो स्ट्रेस से मुक्त हो सके? क्या कर सकते हैं हम इसमें से? देखिए, आपने जितने देश गिनाए हैं वो देश भारत से एक बहुत बड़े मायने में अलग हैं। उनमें वो औपनिवेशिक देश नहीं है, वो कभी किसी की कॉलोनी नहीं थे। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमारी अपनी नहीं है, वो हमारे औपनिवेशिक निवेशक हम पे छोड़ गए, और उसमें शिक्षक और विद्यार्थी का एक रिश्ता नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ प्रतिभा का असली मायना यही हो जाता है कि मापदंड यही है कि आप अपने शिक्षक के बिना मूल्यांकन के अपना मूल्यांकन करा पाए। तो हमारी एक बदलाव का तो वक्त है ना, जब एक स्टेट का एक सीएम कह रहा है कि बदलाव का वक्त है, ताकि हम अपने बच्चों को ना खोएं। पर आपको हमारे यहाँ के मौकों के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना होगा। किसी भी समाज में अगर आत्महत्या बढ़ रही है, इसका मतलब है कि आर्थिक और सामाजिक दबाव बढ़ रहे हैं, और जो भी समाज पूंजीवाद की तरफ जाता है उसमें कितने मौके किसके पास हैं क्या करने के, उस लिहाज से देखें तो चाहे वो नेदरलैंड्स हो चाहे यूके है, ना वहाँ जातिगत ऊंच नीच है, ना वहाँ जेंडर है, ना वहाँ धर्म है, ना वहाँ उस तरह ट्राइबल लोगों के अंतर हैं, जनजाति समूह के। हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत सारे सरोकारों को समेटते हुए चलती है। वो सपना भी दिखाती है कि आप कहीं भी हो, दुमका में हो, बहराइच में हो, आप फिर भी आईआईटी नहीं, वो सही बात है। आप सही कह रही हैं कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो लेकिन उसके बावजूद मेरा सवाल डॉक्टर गुप्ता ये है कि इन सारे कॉम्प्लेक्सिटीज के बावजूद हम ऐसा क्या कर सकते हैं, सिस्टम में क्या बदलाव कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को ना खोएं? हम अपने शिक्षकों पे सबसे ज्यादा भरोसा लगाएं। जिस शिक्षा व्यवस्था की आप बात कर रही हैं, आईआईटी स्कूल, वो इस समय शिक्षकों को बिल्कुल किनारे पे रख के चल रही है। उसमें शिक्षकों की कोई जगह नहीं है। गेस्ट टीचर, पैरा टीचर, एडहॉक टीचर, कॉन्ट्रेक्चुअलाइज टीचर, घंटे में पढ़ाने वाले टीचर, हर तरह इस तरह चल रहे हैं। तो शिक्षक आते हैं, एक टास्क की तरह अपना काम करके चले जाते हैं। वो युवाओं के साथ, किशोरों के साथ उस तरह का संबंध नहीं बना पाते, एक मानवीयता का रिश्ता नहीं बना पाते कि उन्हें हौसला दे सकें कि ये मुश्किल है पर तुम इसको आराम से इससे पार कर सकते हो। आईआईटीज में कितनी टीचर शॉर्टेज है, क्या टीचर अपॉइंटमेंट है, जिसके स्कूलों में क्यों इतनी टीचर शॉर्टेज है कि बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में जाना पड़ता है। क्यों स्कूल की पढ़ाई इतनी मजबूत नहीं है कि उसी के आधार पे वो इन प्रतियोगिताओं में बैठने का उनमें हौसला जाग जाए। जाहिर है कि जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, घर से बाहर निकल के जो रिश्ता दुनिया में, समाज में आने वाले भविष्य के साथ बनाना सिखाता है। कुछ चीजें तो हम बदल सकते हैं ना, जैसे कि 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, उनको इस रेस में ना धकेला जाए। एक बार स्कूल खत्म हो, उनको समझ में आ जाए कि वो क्या करना चाहते हैं, उसके बाद ये ऊपर से भी तो लागू किया जा सकता है ना।
नहीं, पर देखिए, एक परंपरा है और पूरी दुनिया में है। आपने किस देश का उदाहरण दिया था सबसे पहले? फिनलैंड में 16-17 एक अच्छी खासी उम्र होती है। उसमें तो जज्बा होता है हर चुनौती का सामना करने का। अगर हम अपने युवाओं में वो जज्बा नहीं पा रहे हैं आज, तो इसका मतलब है कि हमारे समाज में व्यवस्था तैयारी नहीं कर पा रही है, बल्कि उनको तनाव में और ढकेल रही है। और 1993 की जो रिपोर्ट थी शिक्षा बिना बोझ के, उसने यही कहा था कि रट रट के जो शिक्षा होती है उसके कारण इतना तनाव बढ़ जाता है कि ज्ञान की उमंग और वो सब पीछे छूट जाता है। और ये जो डॉक्टर मल्टीपल पारिक, मैं चॉइस आपके पास आना चाहती हूँ। ये एक ठीक है, समस्या है, लेकिन बदलाव की बहुत ज्यादा आपको जरूरत लगती है, स्ट्रेस फ्री करने की जरूरत लगती है, क्योंकि आप भी अपने आसपास देख रहे हैं कुछ बदलाव तो जरूरी है लाख कॉम्प्लेक्सिटीज के बावजूद। बिल्कुल। मुझे लगता है दो हिस्से हैं। हम आकलन कर सकते हैं, वी कैन कीप एनालाइजिंग एंड एनालिसिस विल गो ऑन, राइट, कि हम और क्या क्या परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगता है कि सोल्यूशन फोकस हमें फिर भी होना है। प्रॉब्लम हम समझते जाएंगे, लेकिन हमारे पास वो लग्जरी नहीं है कि हम सोल्यूशन की तरफ ना सोचें। और ये बात भी फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट है कि हमें अपने सोल्यूशन अपने लिए बनाने हैं। हम बाहर देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट टू से दैट हम किसी चीज को इम्प्लीमेंट कर दें फ्रॉम अ प्लेस विच इज वेरी डिफरेंट, वो भी बहुत ज्यादा कोई लॉजिकल बात है नहीं। हम क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करते हैं। मैं कुछ 4-5 चीजें कहता हूँ, आप उस पर फोकस करिए। और मैं यहाँ पे सुसाइड प्रिवेंशन की पहले बात कर रहा हूँ, मैं फिर स्ट्रेस पे आऊंगा। सुसाइड प्रिवेंशन से शुरू करते हैं, और मैं बात करता हूँ हर स्टेक होल्डर से, और मैं शुरू करता हूँ मीडिया से। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एनडीटीवी के माध्यम से एनडीटीवी को और बाकी सारे मीडिया चैनल्स को बोलूंगा, ये जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, जो कोटा में जो फैन वाला जो वीडियो है, सबसे पहले इसे दिखाना बंद करिए। गाइडलाइंस देखिए, WHO की गाइडलाइंस सालों से है, डू नॉट शो एनी साइंस, क्योंकि वर्धर कॉम्प्लेक्स, वर्धर सिंड्रोम होता है। वर्धर माने कॉपी करके करना, ऐसी चीजें दिखाइए ही मत, इसकी गाइडलाइंस है। दूसरा, सुसाइड की जब हम बात करते हैं, फोकस ऑन द लॉस, फोकस ऑन द इमोशन, सेंसेशनलाइज ना करें, हेल्पलाइंस के बारे में बताइए। ये एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा प्राइमरी हेल्थ केयर और ओवरऑल हेल्थ केयर का। प्राइमरी हेल्थ केयर में हम कैसे मनोविज्ञान को डालें, और साथ में प्राइवेट हेल्थ केयर में मानसिक प्रोग्राम शुरू करिए। तीसरा हिस्सा, हेल्पलाइंस कितनी ज्यादा जरूरी है, ये मैं आपसे जितना बोलूंगा वो कम है, लेकिन हेल्पलाइंस के बारे में जानकारी बच्चों में लाइए। हर भाषा में हेल्पलाइन हो, और बच्चों को पता होना चाहिए, युवाओं को, कि अगर परेशानी आए कॉल कर सकते हैं। चौथा हिस्सा, पापाजीनोस। पापाजीनो माने कैसे अ फ्रेंड कैन बी अ फ्रेंड, कि आप एंकरेज करिए कि दोस्त आपस में मिलके, फ्रेंड्स आपस में मिलके एक दूसरे का सपोर्ट करें। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड सिखाइए टीचरों को, पेरेंट्स को, युवाओं को, कि वो आइडेंटिफाई करें रेड फ्लैग और खुद अपनी तरफ से मदद कर सकें। और एक डिजिटल माध्यम से अगर किसी को काउंसलिंग की जरूरत है तो वो भी करिए। साथ में टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप पे फोकस करिए, पेरेंट स्टूडेंट के रिलेशनशिप पे फोकस करिए, और लाइफ स्किल्स एजुकेशन और मेंटल हेल्थ करिकुलम, इन दो चीजों को अर्लीस्ट जितना हम शुरू कर सके हम करें। इसमें आप नोटिस, और जो अभिभावकों के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि अभिभावकों के लिए आपकी क्या सलाह होगी, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, अपने कई सपने होते हैं, वो रिफ्लेक्ट होते हैं बच्चों पर, और वो अनजाने में ये चीज भी करते हैं, चाहे वो कॉन्शियसली ना करना चाहें, लेकिन ये अनजाने में भी हो जाता है। देखिए, सपने खराब नहीं होते हैं। सपने देखते हैं, युवा देखते हैं, बच्चे देखते हैं, अभिभावक देखते हैं, सपने देखिए। लेकिन सपने आप तब पूरे करेंगे जब उस युवा अपने हुनर को, अपनी काबिलियत को फुली एक्सरसाइज कर पाएंगे। अगर बीच में वो बर्नआउट हो गए, स्ट्रेस से ड्रॉप आउट हो गए, किसी भी तरह का और नुकसान हो गया, तो वही सपना हम साकार नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। सपोर्ट, अफेक्शन, गाइडेंस, और बच्चों को जो बनना है वो बनने में उनकी मदद करें। 10,000 करियर्स आउट देयर, हमें लगता है 2 या 3 करियर्स बड़े हैं, और ये बात सही नहीं है, पर स्कूल से शुरू करें। पर अभी हमें कहीं ना कहीं सुसाइड प्रिवेंशन। डॉक्टर पारिक, आपने बहुत अहम बात बोली है। डॉक्टर लतिका गुप्ता से मुझे इसका रिएक्शन चाहिए। मैम,
ये एक सोच हमारे सोसाइटी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैठी हुई है कि फलां फलां प्रोफेशन ही जो है वो करने लायक है और वो नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है। ये वक्त बदल गया है, बहुत सारे ऑप्शंस आज ओपन हो गए हैं। क्या टीचर्स जो हैं वो इस बात के लिए इनकरेज करते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल भी ऐसे फील्ड्स हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पर बहुत अच्छा किया जा सकता है? देखिए कादम्बरी जी, आपने अपने दिमाग में अभिभावकों की, परिवारों की एक छवि बना रखी है। ऐसा नहीं है। आप अगर आईआईटी के अभी हाल के सुसाइड्स निकाल के देखिए, वो उड़ीसा के ट्राइबल इलाकों से आए हुए बच्चे थे और उनमें माँ बापों का कोई प्रेशर नहीं था। स्कूल से जाके उन बच्चों ने ही सपना देखा था कि वो इन संस्थाओं में आए और वो जाहिर है अपनी प्रतिभा भी साबित कर चुके थे कि वो आईआईटी में पहुंचे। तो मुझे लगता है समाज का हर एक संस्था इसमें एक तरह का दबाव बनाती है, चाहे वो स्कूल हो चाहे मीडिया हो। मीडिया भी ये बताता है जोरों से कि भाई नहीं, तो ये अब टीचर्स के पास जब वो गए हैं तो क्या टीचर्स की भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो और भी ऑप्शंस बताएं? हाँ, उनकी जिम्मेदारी है, पर उनको ये भी पता है कि उन ऑप्शंस में या बाकी जो है उनमें वो चमक नहीं है जिंदगी की। क्योंकि मीडिया क्या दिखाता है कि आईआईटी में प्लेसमेंट हुआ 25 लाख 50 लाख का। मीडिया कभी ये नहीं दिखाता कि कितने लोग इस संस्था से स्कूल में टीचर बने और वो खुश हैं। जीवन में जो खुशी मिलती है हमें एक करियर बना के, एक रोजगार लेके, वो कितनों की दिखाई जाती है, बहुत कम की दिखाई जाती है। गूगल ने आईआईटी से इसको उठाया, इतने लाख ये कमाएगा। तो इसमें हर एक कोई जो है अपनी भूमिका निभाता है। और उसमें स्कूल का शिक्षक जो वैसे ही अब इतना कमजोर कर दिया गया है, उसको इतने सारे काम होते हैं, उसके पास ये सोचना कि समझ हो कि वो मीडिया से जूझे और इस बात को बनाए रखे कि आप दूसरे काम करेंगे तो भी आप सार्थक जीवन जी पाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा दबाव और उनके ऊपर एक बहुत प्रेशर है और उनसे बहुत बड़ी उम्मीद करी जा रही है। सबसे बड़ा मुझे लगता है मीडिया को खुद रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि वो कुछ ऐसे सार्थक कामों की छवियां लगातार दिखाते रहें जो जिससे कि युवाओं के मन में वो निरर्थकता ना आए कि अगर हम आईआईटी में नहीं गए, यहाँ नहीं गए तो कुछ नहीं होगा। चलिए, वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर समीर पारेख, डॉक्टर लतिका गुप्ता, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे वो तस्वीरें हैं जो कि सरकार जो है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो कदम उठा रहे हैं कि किस तरह से सुसाइड रोका जाए, तो वो कदम उठा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी ज़रूरी है कि हर तबका जो समाज का है इस बात में कंट्रीब्यूट करे, अपना योगदान करे कि किस तरह से छात्र जो हैं वो अपने आप में मजबूती पाएं और इस बात का उनको भरोसा हो कि अगर इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूट्स में नहीं भी जाते हैं तो भी जीवन में बहुत कुछ है और सफलता के कई मुकाम हैं और कई रास्ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह अगर दरवाज़ा बंद हो गया तो दुनिया खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। ये भरोसा होना ज़रूरी है। ये भरोसा चाहे माता पिता से आए, अभिभावकों से आए, लेकिन सबसे ज़रूरी जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं, शिक्षकों के ज़रिए, दोस्तों के ज़रिए और बाकी जो मीडिया है उसके ज़रिए वहाँ से भी आना ये ज़रूरी है। तो जिम्मेदारी जो है वो सबकी है। और आगे हम देखेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन आगे देखेंगे कि फिर से क्यों उठ रहे हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर सवाल। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की सुपारी अब अनमोल बिश्नोई को दी है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका है। लॉरेंस बिश्नोई ने पहले गैंगस्टर संपत नेहरा और दीपक टीनू को ये काम सौंपा था। लॉरेंस बिश्नोई जो है कई बार सलमान खान को मारने की धमकी दे चुका है और 3 बार ऐसा हुआ कि उसके जो शूटर हैं वो मुंबई के पनवेल इलाके में रहे और सलमान खान को मारने की उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन तीनों बार जो उनका प्लान था वो फेल हो गया और वो सलमान खान को मारने में कामयाब नहीं हो पाए। जो शूटर मुंबई गए थे उसमें नरेश शेट्टी है, दीपक टोनू है, संपत नेहरा है। ये लोग 3 बार कोशिश कर चुके हैं लेकिन फिर भी सलमान खान को नहीं मार पाए। कभी हथियारों की कमी रही या कभी और वजह रही। अब जो सलमान खान को मारने का जो नया जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल बिश्नोई को दी है। ऐसा दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि जो अनमोल बिश्नोई जो इस समय कैलिफोर्निया में बैठा हुआ है
उससे कहा गया है कि सलमान खान को टारगेट वो करे, क्योंकि जो शूटर पहले सलमान खान को मारने गए थे वो अपने हमले में कामयाब नहीं हो पाए, इसीलिए अब सलमान खान को मारने की जिम्मेदारी अनमोल बिश्नोई को दी गई है। वहीं जो सलमान खान है उनको पहले ही मुंबई पुलिस ने सुरक्षा दी है, उनका जो लाइसेंस है वो भी दिया जा रहा है, तो उनको पहले से काफ़ी सिक्योरिटी मिली हुई है। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई सरेआम ये बयान देता है कि वो सलमान खान को मारेगा और उसको इस बात का गुस्सा है कि सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था, क्योंकि काला हिरन जो है वो बिश्नोई समाज में लोग पूछते हैं, तो इसी बात से वो नाराज़ चल रहा है। और अभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनके हवाले से अब ये नई जानकारी मिली है कि सलमान खान को मारने का जो टास्क है वो अब लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल बिश्नोई को दिया है। इसके साथ ही जो हत्या होनी है उसमें जिस तरह के हथियार का इस्तेमाल होना है उसमें एक PS-30 पिस्टल है जो कि जर्मनी मेड है। ये भी जानकारी मिली है पुलिस को कि जर्मनी मेड पिस्टल का ये इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी उम्दा क्वालिटी की ये पिस्टल होती है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब तक जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल करता रहा है। जिगाना जो है टर्की मेड पिस्टल है, लेकिन अब वो PS-30 पिस्टल जो है पाकिस्तान के रास्ते भारत मंगवा रहा है और इस तरह की जानकारी लगातार जांच एजेंसियों को मिल रही है, तो उस पर भी नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा उसके गैंग से लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, जिसमें कपिल सांगवान है, कई नाबालिग लड़के हैं, जिसमें अक्षय बिश्नोई करके है जो उसके गांव का रहने वाला है। तो इस तरह से लगातार उसके गैंग में लोग जुड़ रहे हैं और उत्तर भारत के अलावा वो अब दक्षिण भारत में भी पैर पसार रहा है और दक्षिण भारत में गैंग में लड़कों को भर्ती करने की जिम्मेदारी संपत नेहरा को दी गई है। ये भी जानकारी मिली है जांच एजेंसियों को। तो कपिल सांगवान भी जो इस समय लंदन में है वो भी उसके गैंग से जुड़ गया है और उसके गैंग के लिए लगातार काम कर रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में कपिल सांगवान ने एक कारोबारी के घर में फायरिंग करवाई थी और जांच में जब शूटर पकड़े गए तो ये जानकारी मिली कि ये जो शूटर हैं ये कपिल सांगवान के हैं, लेकिन ये सब लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। कई लोगों की जान गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। उनसे बात की हमारे संवाददाता प्रशांत ने। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। अब आगे क्या योजना है सरकार की, उसको कैसे जो पुनर्निर्माण का काम है वो क्या होगा, हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सर, पहले तो क्या असेसमेंट है आपका, अभी क्या हालात हैं स्टेट के और आपका असेसमेंट क्या है, अभी कितनी तबाही हुई है? मेरा ये मानना है कि 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है जी। और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ घर टूट गए हैं, घरों में दरारें आ गए, पशु जिंदा लैंडस्लाइड्स में दब गए हैं। और ये एक ही क्षेत्र का हाल नहीं है, कुछ क्षेत्र का हाल तो अभी नज़र आ गया जो टीवी के, कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ भी कुछ नज़र ही नहीं आया। लेकिन मेरा मानना है कि चुनौती बड़ी है सरकार के सामने। हमने टेम्परेरी सड़क, बिजली, पानी जोड़ दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा। तो आप कह रहे हैं 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ, तो इसकी भरपाई कैसे होगी? क्या आपने हालांकि राज्य आपदा घोषित किया है, क्या केंद्र से कोई मदद मिल रही है? केंद्र से आप मदद मांगेंगे अभी आगे? देखिए, भारत सरकार ने केंद्रीय टीम भेजी थी और आशा है कि हमें अंतरिम राहत की पहली किस्त मिलेगी जो सभी राज्यों को मिलती है ऐसी आपदा के समय। तो यही हम आशा कर रहे हैं कि वो जल्दी मिल जाए ताकि हमारा रिस्टोरेशन वर्क जो है और स्पीड अप हो सके। क्या आप ये भी डिमांड करेंगे कि नेशनल कैलेमिटीज़ को घोषित किया जाए, जो क्योंकि 1 महीने में दूसरी बार ऐसी त्रासदी हो गई? मैं तो कहा है, वो तो भारत सरकार ने करना है, पर हमने अपने राज्य में आपदा घोषित कर दी है। नेचुरल कैलेमिटीज़ हमने डिक्लेयर कर दिया, पूरी स्टेट में लागू कर दी है। हम निश्चित तौर पर आने वाले समय में
हमें ये आशा भी है। अब देखना ये है कि ये करते हैं नहीं करते, वो तो अलग पैरामीटर्स इनके जो होंगे, लेकिन हमने अपने राज्य में कर दिया। हिमाचल प्रदेश की बात करें सर, 2 सवाल और। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो टूरिज़्म और एप्पल जो है, जिसको जो व्यापार है, वो एक बड़ा ये है, क्या वो कितना बड़ा हिट हुआ है इस पूरे त्रासदी में? त्रासदी में हिट तो हुआ ही है। सेब का साइज छोटा रह गया है, लिंक रोड बंद है, हमने खुलवा दिए हैं। हर एक बागवान का सेब मंडी तक पहुंचेगा, ऐसे इंतजाम कर दिए गए और इस दृष्टि से सारे रोड पहुंच भी रहे और सेब भी पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि केंद्र सरकार से मदद मिलेगी और 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, ये कहना है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का। नई दिल्ली से NDTV इंडिया के लिए प्रशांत। बिहार के अररिया में एक पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विमल यादव अररिया के रानीगंज में एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर थे, जिनकी कल सुबह अपराधियों ने उनके घर से बाहर हत्या कर दी। विमल कुछ साल पहले अपने भाई की हत्या के केस में मुख्य गवाह थे। पुलिस के मुताबिक उन्हीं अपराधियों ने विमल की हत्या की है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों से पूछताछ कर रही है।